अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब इमारात टाकरा इस वक्त टॉप पे बना हुआ है। एक तरफ है इमारात, एक तरफ है सऊदी अरब। साइज में मेरा ख्याल है सऊदी अरब इमारात से 15-20 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। पॉपुलेशन में भी सऊदी अरब इमारात से 8-10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। पेट्रोल में भी सऊदी अरब इमारात से कई गुना बड़ा होगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स इमारात की सऊदी अरब से ज़्यादा है। वो कैसे भाई? मैं हैरान हूं कि इमारात की एक्सपोर्ट्स भारत से भी ज़्यादा है। हालांकि इमारात में कोई चीज़ उगती नहीं है, फिर कैसे? इसलिए कि पूरी दुनिया का इन्वेस्टर वहाँ जाके फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, वहाँ पे पूरे पूरे इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं। फिर ट्रांजिट ट्रेड में सबसे ज़्यादा काम होता है। इंडिया का इतना सामान वाया दुबई जाता है जिसकी वजह से दुबई की एक्सपोर्ट काउंट होती है। तो यह है कि इमारात पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी इसलिए इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो इजराइल के साथ अलाइड है। और इजराइल के साथ अलाइड होने का मतलब यू आर क्लोजर टू अमेरिका देन अदर्स। हालांकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इन सब के सऊदी अरब से एग्रीमेंट्स हैं, इनके कंट्रीज़ में सऊदी अरब के अमेरिका के अड्डे हैं, सब कुछ हैं। लेकिन सऊदी अरब और इमारात का पंगा बैठ गया है। लीबिया, सूडान, सोमालिया, यमन, गजा, लेबनान, सीरिया, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे कई ग्रुप्स स्ट्रांग हैं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग इलाकों पे कब्जा करके बैठी है। उनमें से वो ग्रुप्स जिसको इजराइल सपोर्ट करता है उसको इमारात सपोर्ट कर रहा है, और जो मेन और ग्रुप्स हैं उनको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। इस सिलसिले में सऊदी अरब इमारात का टाकरा हो गया है। ऐसे में सऊदी अरब एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा है जो अमेरिका के खिलाफ इसको खड़ा करेगा। देखें, सऊदी अरब इस रीजन में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इजराइल के इन्फ्लुएंस के खिलाफ खड़ा हुआ है। हालांकि आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान एंड मोहम्मद बिन जैद, लेकिन इस वक्त एक तो ये कि पाकिस्तान है ना, उसके साथ सऊदी अरब नथी हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ना भरोसे वाला कंट्री है। अब पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा भी नहीं कर सकते, डिपेंड भी नहीं कर सकते। और अब अमेरिका चाहता है कि सोमालीलैंड एक आज़ाद कंट्री बने, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 91 से एक आज़ाद गवर्नमेंट ही काम कर रही है। इलेक्शन होते हैं, उनका अलग प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी आर्मी है, उनका अपना झंडा है, उनका सब कुछ अपना है। इजराइल और इमारात उस सोमालीलैंड को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब आके खड़ा हो गया मोगादिशो के गवर्नमेंट के ऊपर, जो इस सोमालिया की जो गवर्नमेंट है वो बैंडिट्स और पायरेट्स की गवर्नमेंट है। उस रास्ते पे कई शिप लूट लेते हैं, टेररिज्म पूरी दुनिया में करवा रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट है, उनको कमज़ोर करने के बजाय सऊदी अरब उनको सपोर्ट कर रहा है। यमन के मामले में मैं समझता हूं कि सऊदी अरब इज करेक्ट कि हूती बाकायदा एक ईरान बैक टेररिस्ट हैं, उनको रोकना। और ख़ास तौर पे वो यमन सऊदी अरब मेन लाइन बॉर्डर है उसका। जब हम छोटे छोटे सऊदी अरब में रहते थे तो इतने ज़्यादा यमनी थे वहाँ पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पे जद्दा में, क्योंकि जद्दा इज़ क्लोज़र टू यमन। फिर ऊपर रियाद, दमाम वगैरह बहुत दूर हो जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने 3-4 बार हम क्या करते थे कि जब पाकिस्तान छुट्टियों पे पापा लेके आते थे हमें, तो दहरान से टिकट बहुत सस्ती थी। लेकिन देहरान मेरा ख्याल है 1500 किलोमीटर है।
उस ज़माने की 70s की बात कर रहा हूँ। तो पापा क्या करते थे कि एक बड़ी लंबी वाली जो गाड़ी आती है ना, वो किराए पे लेके, टैक्सी, उसमें पीछे डिग्गी में पूरा पाकिस्तान ले जाने का सामान भरते थे और हम सीटों पे बैठते थे। वो रियाद से होती हुई तेहरान तक जाती थी। तो पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता था। आज भी है काफ़ी हद तक रेगिस्तान, सिर्फ अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट बहुत हुई है, बाकी तो रेगिस्तान ही है। तो मुझे याद पड़ता है 1000 किलोमीटर का फासला था जद्दा से रियाद का। तो आज तो उस वक्त यमनी जद्दा तक आ जाते थे लेकिन आगे नहीं होते थे। तो जद्दा में सबसे बड़ा ग्रुप यमनी था। हम जिस बिल्डिंग में रहते थे 4 अपार्टमेंट थे उधर। तो बराबर में डॉक्टर था पाकिस्तानी, सामने यमनी फैमिली रहती थी और कॉर्नर पे एक इजिप्शियन कपल रहता था, 1 बेडरूम का अपार्टमेंट था उनका। तो यमनी बहुत थे और हिस्टोरिकली भी यमन उस रीजन का बहुत बड़ा कंट्री रहा है। हदरमौत, सना, अदन, क्योंकि अदन की पोर्ट हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट थी। जद्दा की पोर्ट तो इस्लाम आने के बाद इम्पोर्टेंस हुई कि हाजी मेनली आते थे, बाकी सऊदी अरब की अपनी कोई एक्सपोर्ट नहीं थी। यमन वॉज हिस्टोरिकली ए कंट्री। तो मैं समझता हूँ सऊदी अरब का यमन में इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है कि उनके बॉर्डर है, उनकी बहुत क्लोजनेस है। कुरान की एक सूरत है सूरह फील। फील का मतलब अरबी में होता है हाथी। तो सूरह फील में ये बताया गया है कि यमन का एक बादशाह था अबराहा, और प्रॉफिट के पैदा होने से कुछ अरसे पहले जब मक्का का कुरैश कबीले के सबसे बड़े सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, जो कि प्रॉफिट के दादा थे, तो यमन से अबराहा बादशाह आता है और मक्का पे हमला करने के लिए। तो बड़े बड़े हाथी थे उसके पास, और कुरान बताता है कि मक्का वाले डरे हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ऐसे में अल्लाह से दुआ मांगी गई काबा में। हालांकि उस वक्त इस्लाम तो आया नहीं था, तो पता नहीं कहाँ से अल्लाह भी आ गया। तो काबा में दुआ मांगी गई तो अल्लाह ने अबाबिल नामी परिंदे भेजे। कुरान कहता है ये सूरह फील में। और हर परिंदे की चोंच में एक पत्थर था, चने के दाने जितना, और वो आते थे और अबराहा के लश्कर के ऊपर एक पत्थर गिरा देते थे। वो पत्थर जहाँ गिरता था वहाँ पे जिस्म में सुराख कर देता था, चाहे वो हाथी हो कि इंसान हो, और इस तरह पूरा लश्कर तबाह हो गया। जबकि एक अंग्रेज हिस्टोरियन ने बाद में इसी वाक़े को बताया है कि कोई अबाबिल नहीं था, कोई पत्थर नहीं थे, चेचक की बीमारी आ गई थी। चेचक में भी आपको पता है कि सुर्ख लाल कलर के दाने हो जाते हैं और उसमें मौत हो जाती है। एक वबा थी, एक पेंडेमिक था ये चेचक। तो चेचक की बीमारी से मरे थे, उसको अल्लाह के ऊपर डाल दिया गया। बॉटम लाइन है इसके, यमन उस वक्त इतना पावरफुल था। तो एनीवे यमन में सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट समझ में आती है। लीबिया में दोनों आमने सामने खड़े हैं। कैपिटल ट्रिपोली की सरकार को सऊदी अरब सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़े इम्पोर्टेंट और रिच एरिया जो है वो बिन गाजी का एरिया, जो सबसे रिच है वो पेट्रोल वगैरह के लिए, वहाँ पे एक और सरकार है, उसको इमारात सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब, इमारात जहाँ जहाँ सपोर्ट कर रहा है, समझ लें अमेरिका और इजराइल सपोर्ट कर रहा है। अब सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जाना कितना दोगला है पाकिस्तान के। आसिम मुनीर जाके लीबिया के उस ग्रुप को $4 बिलियन के हथियार की एग्रीमेंट करके आता है, जिसको इजराइल और इमारात सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब उनके खिलाफ खड़ा है। फिर सऊदी अरब इनको बुला के गालियां देता है। इमारात के साथ पाकिस्तान का ये हाल है कि इमारात को पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ख़ास तौर पे TNT पाकिस्तान की, यानी टेलीफोन और टेली एक्सचेंज की जो बड़ी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, वो इमारात को बेची हुई है। कराची इलेक्ट्रिक कंपनी भी इनके हाथों बिकी है। कराची पोर्ट के बेशुमार एसेट्स इमारात को दे दी गई हैं।
पोर्ट कासिम जो हमारी पोर्ट है उसमें भी इमारात है। कई नेशनल कंपनियां इमारात के हाथ में बेची हुई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट लीज के जरिए इमारात को ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा 3 करोड़ 84 लाख कैनाल एग्रीकल्चर लैंड इमारात को पाकिस्तान ने बेचा हुआ है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है। ऐसे में इमारात और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट करके बैठा है डिफेंस का। उसमें अब तुर्की घुसना चाह रहा है। तुर्की कह रहा है मुझे भी शामिल करो। अब तुर्की, सऊदी अरब, इमारात ये एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं। और इमारात के मोहम्मद बिन जैद अचानक पहुंचते हैं न्यू दिल्ली। मोदी जी के साथ 1.5 घंटे के लिए आता है और उस 1.5 घंटे में पूरी कैबिनेट लेके आ रहा है। जबकि आपको याद होगा कि अभी 3-4 हफ्ते पहले ये पाकिस्तान गया था शिकार करने रहीम यार खान। तो पाकिस्तान की सरकार ने लाख पांव पकड़ लिए कि प्लीज़ ज़रा एयरपोर्ट से हमारे ऑफिस तक तो आओ, प्रेसिडेंट हाउस तक आओ या प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आओ। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो रहीम यार खान जा रहा हूँ, जो बात करनी है इधर कर लो। लेकिन मोदी जी के साथ इसने पूरी अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग की। $100 बिलियन जो कि इमारात की भारत के साथ ट्रेड है उसको 2032 तक डबल करनी है, $200 बिलियन। सऊदी अरब पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट में कोई ट्रेड डील नहीं है, कोई फाइनेंशियल डील नहीं है। फर्क देख लें आप। इमारात ने मोदी जी के साथ, भारत के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, लेकिन साथ में ट्रेड एग्रीमेंट भी किए गए और कई डील हुई हैं जिसका के फ़ायदा भारत को भी होगा और इमारात को भी होगा। 10 साल के लिए LNG गैस की सप्लाई का डील हुआ है। धोलेरा में इमारात एक लंबी इन्वेस्टमेंट करेगा। स्पेस, AI और सुपर कंप्यूटिंग में दोनों मिल के काम करेंगे इमारात और भारत। न्यूक्लियर कोलैबोरेशन में भी इमारात भारत के साथ मिलकर काम करेगा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, इसहाक डार ने फौरन फोन किया सऊदी अरब को, माई बाप अब हम क्या करें। अब दोनों बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि भारत वो कंट्री नहीं है जिसको कोई इग्नोर कर सके। और भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जाहिर है भारत कोई साइड नहीं लेगा इमारात और सऊदी अरब के दरमियान। लेकिन भारत के एक शैतान दुश्मन पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट सऊदी अरब ने किया, दैट वाज ए स्टार्ट। ये सऊदी अरब को सोचना चाहिए था। जो आज इमारात भारत के साथ कर रहा है वो सऊदी अरब को आके करना चाहिए था। और यह है कि अब इमारात और सऊदी अरब का आपस में टाकरा है। ऐसे में अमेरिका का इस पूरे रीजन में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखें, अमेरिका के बेसिस के बारे में बताऊं, कतर में 24 हेक्टर अल उबैद एयरबेस है, कैपिटल दोहा के बाहर, जहां पे US सेंट्रल कमांड है। 10,000 फौजी वहां पे बैठे हुए हैं। हालांकि कतर ने कहा है कि ये जगह हमने खाली भाड़े पे दी हुई है, तुम लोग किराएदार हो, जब चाहे हम किक आउट कर देंगे। कतर कह रहा है अमेरिका को कि जब हम चाहें तुम्हें किक आउट कर देंगे। फिर बहरीन इतना सा है, वो अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। जॉर्डन में अजरक इलाका है, अम्मान कैपिटल से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। एयरफोर्स सेंट्रल की 332nd एयर एक्सपेडिशनरी विंग वहाँ पे स्टेशनड है। सऊदी अरब
60 किलोमीटर दूर रियाद से प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे अमेरिका का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। कई फौजी वहाँ पे स्टेशन हैं। इमारात अल दाफरा एयरबेस साउथ ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात, कैपिटल दुबई से, वहाँ पे यूएई एयरफोर्स के साथ मिलकर अमेरिकन एयरफोर्स काम करती है। हज़ारों फौजी स्टेशन हैं। कुवैत अमेरिका की कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। अली अल सलाम एयरबेस पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है और अमेरिका बाकायदा एग्रीमेंट के साथ वहाँ मौजूद है। इराक बेशक वहाँ पे एक सरकार है, सब कुछ है, लेकिन टोटल पेट्रोल, टोटल डिफेंस, सब चीज़ अमेरिका कंट्रोल कर रही है। ऐसे में ईरान वाला वाक़या, तो ईरान को मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जब पूरी धूम थी कि अब अमेरिका हमला करने वाला है, अमेरिका घुस जाएगा, कुछ नहीं हुआ। आपने देखा, मरवा दिए इतने लोग अमेरिका ने। ये अमेरिका की पुरानी आदत है और बस ये अपने फ़ायदे उठा रहा है। वो ईरान को तो छेड़ नहीं सके। और सऊदी अरब ईरान के साथ, कतर, सऊदी अरब ईरान के साथ बहुत क्लोज हो गए हैं और करीब हैं। पाकिस्तान अगेन, जिस पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते, अमेरिका उसके भरोसे पे चल पड़ा था। सऊदी अरब को ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आया है कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की कि हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे $1 ट्रिलियन की, और चल के गया वॉशिंगटन, इसने F-35 जहाज़ मांगे। अमेरिका की कोई भी सरकार इजराइल की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इजराइल ने कहा F-35 की सारी टेक्नोलॉजी तो हमने दी है, तो हम इजाज़त नहीं देते। सऊदी अरब ने डील तो कर ली अमेरिका से, कम F-35 जहाज़ खरीदेंगे, लेकिन उसमें यह हुआ कि वो F-35 जो इजराइल के पास हैं वो सऊदी अरब को नहीं मिलेंगे। सऊदी अरब को जो F-35 मिलेंगे ना, वो परफॉर्मेंस में कम होंगे। इजराइल के पास जो F-35 है ना, उसमें इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम है, उसमें राडार जामिंग कैपेबिलिटीज हैं। 2 स्क्वाड्रंस ऑफ F-35 इसके पास हैं। F-35 8 साल से इजराइल ऑपरेट कर रहा है। अब सऊदी अरब का और इजराइल का फ़र्क यह है कि इजराइल अपनी मर्ज़ी से इसमें मॉडिफाई कर सकता है, सऊदी अरब अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। और सऊदी अरब के पास टेक्नोलॉजी में ये हवाई जहाज़ बहुत कम होंगे। दूसरा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से जब एग्रीमेंट किया तो पाकिस्तान से कहा कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो बॉम्ब बनाने के लिए, और ये इजराइल अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान दोगलापना करता है ना, जब कि सऊदी अरब का भी दोस्त, इमारात का भी दोस्त, इजराइल का भी दोस्त, गजा का भी दोस्त, अमेरिका के साथ भी चल रहा है, चाइना के साथ भी चल रहा है। तो वहाँ पे फिर फंस जाता है जब आप 2-3 कश्तियों का सवार होते हैं। तो अजीज दोस्तों, इस पूरे सिनारियो में भारत एक वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट किया। हालांकि इस डिफेंस एग्रीमेंट का पाकिस्तान को सिवाय इसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान के पास सऊदी अरब की डिपॉजिटेड पैसे थे उसको रोल ओवर कर दिया। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं, एक पैसे की ट्रेड नहीं, आपके शेयर खरीद रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान से। तो जब आप शेयर वगैरह बेचोगे तो आपके मुल्क में कोई नया पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि वो शेयर जो खरीद रहे हैं ना पाकिस्तान के उसमें फौजी फाउंडेशन में, वो शेयर सऊदी अरब कह रहा है उसी पैसे से खरीद रहा हूँ जो आपके ऊपर हमारा कर्जा है। तो नई कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। इकोनॉमी पाकिस्तान की इस वक्त टोटली तबाह हो रही है,
क्योंकि भारत के पास एक विजनरी लीडरशिप है जो आगे का सोच के, कंट्री का बेहतर सोच के आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान तो बस जहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए वहाँ पर एक टेम्परेरी चीज़ें करती आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त टोटल लॉस में है इस पूरे सिनारियों में। और आगे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि चाइना और अमेरिका आपस में इस वक्त ऐसे ही खड़े हैं जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका एक ज़माने में खड़े थे। सोवियत यूनियन मिलिट्री वाइज अमेरिका के बराबर था, लेकिन इकोनॉमी बिल्कुल तबाह थी। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, अमेरिका की फ्रेजिल हो गई है। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके बैठा है ट्रंप की बेवकूफ़ियों की वजह से। चाइना ने अपने फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में फैला दिए हैं। पिछले 25 साल में चाइना ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इतनी ट्रेड और इतनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर लिया है। चाइना से पंगा नॉट चंगा फॉर अमेरिका। अब ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? ईरान अमेरिका के मसले पे पाकिस्तान किसके साथ होगा? मसला ये है कि बयान दे देते हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन जाके ट्रंप को कहते हैं सर हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना के साथ हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती है, लेकिन अमेरिका सर आपके साथ है। सऊदी अरब इमारात के मामले में आपके सामने है सिचुएशन। तो पाकिस्तान एक बहुत ही लंबे क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। वो कहते हैं ना कि जिनके अपने घर शीशे के हों ना, वो दूसरों पे पत्थर ना मारा करें, क्योंकि एक पत्थर आएगा आपका पूरा शीशे का घर धड़ाम से गिर जाएगा। आपका बलोचिस्तान, केपी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अफगानिस्तान और भारत से भिड़ के बैठे हैं। केपी अफगानिस्तान, बलोचिस्तान ईरान। आगे आप खुद समझदार हैं। Thank you very much, Aziz दोस्तों, for all your support. Kindly keep supporting.